वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस 50 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं सुबह 11:30 बजे, और इसमें मैं चर्चा करता हूं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ढेर सारी ऐसी बातें आपको बताना जो आप थ्योरी क्लासेस के दौरान पढ़े हैं लेकिन रिविजन के अभाव में भूल गए हैं, प्रैक्टिस कराना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और ऐसी बातें जो आने वाले एग्जाम में पॉसिबल हो सकती हैं उन बातों को आपके समक्ष लेकर आना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर किया करिए, क्योंकि भाई जब क्राउड बढ़ता है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इससे मास्टर को भी एक एनर्जी मिलती है। हमारे लिए तो आप ही एनर्जी का सोर्स है ना, तो ज़रूर अपने दोस्तों के मध्य से शेयर भी किया करें। तो चलिए शुरू किया जाए। तो यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं या बीयू की तैयारी करते हैं, तब ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवालों के साथ इसमें चर्चा होती है। सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देते हैं। बड़े सवाल लाने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि आपको बताना कि मैं बहुत बड़ा तोप हूं, लेकिन हाँ, बड़े सवाल लाने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख पाए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देर तक चलेगा, ढेर सारी बातें एक्सप्लेनेशन में होगी, तो आप ढेर सारी बातों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सवाल आपका क्या कह रहा है। संविधान के अनुच्छेद 30 से रिलेटेड सवाल है, आर्टिकल 30 से रिलेटेड ये आपका सवाल है। लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The term minority has been defined under Article 30 as communities based on either region or language whose population is less than 50% at the national level. अल्पसंख्यक शब्द को अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित उन समुदायों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर 50% से कम है, ठीक है। पहला आपका स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अपनी शिक्षा का माध्यम चुनने का पूर्ण अधिकार है, जिसे राज्य के कानूनों द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को वित्तीय सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। यानी राज्य सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक संस्थान है, पहली चीज। ये थर्ड स्टेटमेंट लिखा है। सेकंड लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपनी शिक्षा का माध्यम चुनने का पूरा अधिकार है, उन्हें राज्य के कानूनों के द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता, यानी जो स्टेट के लॉज है उनके द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 30 से रिलेटेड बातें मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे भाइयों। सुनिए, यदि आप अल्पसंख्यक संस्थानों की बात करें, यदि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात करें, यानी अल्पसंख्यक संस्थानों की बात करें, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, किसी भी माइनॉरिटी वर्ग को, यानी किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार है, ठीक है। यह अधिकार आर्टिकल 30 से मिल रहा है। तो देखो जो बातें आपके यहाँ एग्जाम में आती हैं उन सारी बातों को मैं क्लियर कर दे रहा हूं एक ही बार में। सबसे पहली बात तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्यों प्रोवाइड किया गया? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसलिए प्रोवाइड किया गया क्योंकि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिया जा सके, यानी माइनॉरिटीज को संरक्षण दिया जा सके, ठीक है। माइनॉरिटीज अपने आप को अलग थलग महसूस न करें, इसलिए 29-30 के तहत एज अ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के तौर पर क्या दिया गया? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार के तौर पर दिया गया। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि अपने कल्चर, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार, अपनी कल्चर, अपने लिपि और अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार माइनॉरिटीज को है, यानी अल्पसंख्यकों को है, ठीक है। अब यहां पर एक बात आप समझिए, आर्टिकल 29 कहता है कि प्रत्येक नागरिकों का प्रत्येक वर्ग अपनी लिपि, अपनी भाषा को प्रिजर्व करने का राइट रखेगा, संरक्षित करने का अधिकार उसे होगा। आर्टिकल 30 ये कहता है कि दो माइनॉरिटी, एक भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरा आपका
धार्मिक अल्पसंख्यक यानी रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और भाषाई और रिलीजियस माइनॉरिटी अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान को यानी अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान को क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी पसंद के शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, सवालों के रूप में पूछी जाती है कि माइनॉरिटी वर्ड, अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी वर्ड को कहीं भी संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है, ना तो अल्पसंख्यक शब्द को डिफाइन किया गया है, ना ही लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। डिफाइन नहीं है, बल्कि आर्टिकल 30 का पहला क्लॉज इन दोनों माइनॉरिटीज को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्टेब्लिश करने का राइट देता है। लेकिन शिक्षण संस्थान आप लगाइए, उन शिक्षण संस्थानों में एडमिशन का अलग क्राइटेरिया होगा, अलग कोटा होगा। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन जो राज्य के लॉज हैं ऐसा थोड़ी है उनका आप वायलेशन करेंगे। अब पता चला शिक्षण संस्थान आपने लगाया, आपने किसी को अपॉइंट किया, तो लेबर लॉ को वायलेशन थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी सवाल करते समय काम आएगा। आर्टिकल 30 का जो सेकंड क्लॉज है वो कहता है कि राज्य सहायता देते समय, एड देते समय, सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। राज्य सहायता देते समय इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, यानी कोई भी संस्था अल्पसंख्यक संस्था है यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, पहला, अल्पसंख्यक शब्द को अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा आधारित उन समुदायों के रूप में परिभाषित, तो डिफाइन किया गया है क्या? नहीं, कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। भारत देश में टीएमए पाई केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटीज का निर्धारण दो आधार पर किया जाना चाहिए, एक नेशनल बेसिस पर, राष्ट्रीय आधार पर, एक प्रोविंशियल बेसिस पर यानी प्रांतीय आधार पर। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरा, लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अपनी शिक्षा का माध्यम चुनने का पूर्ण अधिकार है, जिसे राज्य के कानून के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जा सकता। गलत है, रेगुलेट किया जा सकता है। अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो माइनॉरिटीज हैं, ये आपका सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल एक ही सही है इसमें। ठीक है, केवल एक का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई एक सही है, कोई भी एक सही होता तो यही आंसर होता है आपका ए। चलिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल देखिए आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता जब तक सलाहकार बोर्ड विस्तारित निरोध के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट न दे, यानी जब तक सलाहकार बोर्ड अलाउ न करे। किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जाएगा जब तक सलाहकार बोर्ड अलाउ न करे, ये पहली बात लिखी हुई है। दूसरी बात, सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो हाई कोर्ट के जज हैं या होने के योग्य हैं। सेकंड बात ये लिखी हुई है। तीसरी बात लिखिए, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े निवारक निरोध कानून पर राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जुड़े कारणों से निवारक निरोध पर कानून बनाने की विशेष शक्ति केवल संसद के पास है। यानी ये जो प्रिवेंटिव लॉज बनते हैं उन पर लॉ बनाने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, यानी सिर्फ संसद के पास है, ये कहा जा रहा है ना। थर्ड स्टेटमेंट आपका ये कह रहा है। तो आइए थोड़ा सा इस प्रश्न की व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में एक मौलिक अधिकार आपका ऐसा है, मौलिक अधिकार में जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, ठीक है, उस राइट टू लिबर्टी 19 से लेके 22, जिसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग दैट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी ये संरक्षण देता है। कब संरक्षण देता है? गिरफ्तारी की दशा में। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुच्छेद 22 के तहत, किसी को यदि डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो अनुच्छेद 22 के तहत कुछ मौलिक अधिकार के तौर पर संरक्षण मिला हुआ है। आर्टिकल 22 के तहत फंडामेंटल राइट के तौर पर, यानी मौलिक अधिकार के तौर पर कुछ संरक्षण मिला हुआ है।
अब फंडामेंटल राइट के तौर पे संरक्षण मिला है, मौलिक अधिकार के तौर पर, तो सबसे पहले अपने को यह समझना होगा कि गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की। एक होती है ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी। ऑर्डिनरी लॉ के तहत अगर गिरफ्तारी होती है, ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी जिसे आप कहते हैं प्यूनेटिव डिटेंशन, है ना। प्यूनेटिव डिटेंशन यानी ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी, सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है और वो बाई लॉ क्राइम है, तो ऐसे में जो गिरफ्तार किया जाता है, जैसे किसी ने किसी को कूट दिया, एक थप्पड़ मार दिया, है ना पीट दिया, या कांड होने के बाद जब गिरफ्तारी होती है, कृत्य होने के बाद कांड कर दिया आपने, तब जो गिरफ्तारी होती है वो सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी है और उसे प्यूनेटिव डिटेंशन कहते हैं। और एक होती है प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी। प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी यानी निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी। ये एक संदेह आधारित गिरफ्तारी है। जैसे पता चला कि कोई व्यक्ति मेले में बम फोड़ने वाला है ना, ये बात पता चली कि कोई व्यक्ति मेले में बम फोड़ने वाला है। अब कोई व्यक्ति मेले में बम फोड़ने वाला है, तब जो गिरफ्तारी होगी उसे हम कहेंगे प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी, यानी निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी। यानी संदेह के आधार पर जब गिरफ्तारियां होती हैं तो उसे प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इन गिरफ्तारियों की बात करते हैं, जैसे आपका NSA हो गया, पहले पोटा, टाडा, मीशा, ये सब नाम आपने सुने होंगे। खैर ये कानून तो अब नहीं है। तो ये जो दोनों गिरफ्तारियां हैं, इन दोनों गिरफ्तारियों में एज अ फंडामेंटल राइट क्या प्रोटेक्शन मिलता है, मौलिक अधिकार के तौर पर आपको क्या संरक्षण मिलेगा, सवाल ये है। तो मौलिक अधिकार के तौर पर आपको संरक्षण ये मिलेगा कि कारण जानने का अधिकार है, किन कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है, इसमें बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ के तहत 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है। आप अपनी पसंद का वकील रख सकते हैं। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है, पसंद का वकील रख सकते हैं। और गिरफ्तारी का ग्राउंड, गिरफ्तारी का कारण जानना है, ठीक है। ये 3 प्रोटेक्शन मिलता है इसमें। प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार हुए तो कारण आप यहां भी जान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय हित में अगर चाहें तो कारण न बताएं। और ये गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक की नहीं होती है, जब तक सलाहकार बोर्ड अलाउ न करे। 3 महीने से ज्यादा की गिरफ्तारी नहीं होती है जब तक सलाहकार बोर्ड अलाउ न करे, यानी जब तक एडवाइजरी बोर्ड अलाउ नहीं करता है तब तक प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 मंथ से ज्यादा का नहीं होता है, यानी 3 महीने से ज्यादा का नहीं होता है। सवाल पर आइए। सवाल लिखा है, किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता जब तक सलाहकार बोर्ड अलाउ न करे। तो ये सही लिखा हुआ है। दूसरा, सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो हाईकोर्ट के जज हैं, रहे हैं या होने के योग्य हैं, ठीक है। सार्वजनिक, देखो प्रिवेंटिव लॉज क्या सेंटर ही बना सकता है क्या केंद्र को ही बना, समवर्ती सूची के विषय पर अगर कोई कानून बन रहा है तो राज्य को भी बनाने का तो अधिकार है। तो प्रिवेंटिव लॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसद ही बना सकती है, राज्य को भी ऐसे कानून बनाने का अधिकार है। स्टेट ऑल्सो हैव अ राइट टू मेक दैट लॉ, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 कथन। इन तीनों में से कोई भी 2 सही होता तो ये टिक करते। केवल 2 का मतलब है कि इन तीनों में से 2 सही है। चलिए आगे आते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है आपका। लिखा हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल लीव पिटिशन, SLP से रिलेटेड है। या भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने की सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। यानी सारे रास्ते जब बंद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की एक डिस्क्रेशनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, SLP, ठीक। दूसरा कह रहा है कि आदेशों के साथ साथ जो इंटरिम ऑर्डर होते हैं उनके खिलाफ भी ये दायर की जा सकती है ना। इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, दोनों के खिलाफ ये जारी, दोनों के खिलाफ अपील जा सकती है SLP के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में। अगला लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट ग्रांट स्पेशल लीव, यानी SLP जारी नहीं कर सकता है अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा। कौन सी अदालत, सशस्त्र बलों से संबंधित कोई अदालत है, यानी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कोई अदालत है। तो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड किसी अदालत के कोई निर्णय है तो उस निर्णय के खिलाफ, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड अगर कोई निर्णय है तो उस निर्णय के खिलाफ ये जारी अपील SLP के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं।
क्लियर है बात? अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के बताइएगा। हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ट्रैप दिखाई पड़ रहा है, हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ट्रैप है, सो इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना है। देखिए एक बात समझिए, पहले तो ये समझिएगा कि व्हाट इज एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन क्या है। तो इसको समझने के लिए मेरे भाई, यदि आप सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस में ये जिस जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ये जिस क्षेत्राधिकार से संबंधित सवाल है, उसे आप कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार, है ना। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत देश में एक ऐसा न्यायालय है जो अपील सुनने की शक्ति रखता है। अपील किसे कहते हैं पता है? लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जब आप हायर कोर्ट जाते हैं, है ना, इंफीरियर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जब आप सुपीरियर कोर्ट जाते हैं तो उसे अपील कहते हैं। अपील सुनने का अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट को है? सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपील सुनने का अधिकार है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है? जी हाँ। कौन कौन से मामलों में? तो सिविल के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील सुनने का अधिकार है, क्रिमिनल मैटर्स में भी सुप्रीम कोर्ट के पास अपील सुनने का अधिकार है, सिविल मैटर्स में भी है, क्रिमिनल मैटर्स में भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यानी संवैधानिक मामलों में है क्या? जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में यानी संवैधानिक मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यानी संवैधानिक मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है। अच्छा, अब यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर आती है एसएलपी अंडर आर्टिकल 136, ठीक है। 132 से लेके 136 तक ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, जिसमें 136 में आपका एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटिशन, विशेष अनुमति से याचिका। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट में अपील के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करे तो यहां आप सुप्रीम कोर्ट से प्रोसीजर का हवाला दे के लड़ाई नहीं कर सकते हैं कि सर आपको सुनना पड़ेगा। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रेशन है, वो चाहे विवेक है, चाहे तो सुने और चाहे तो ना सुने। एसएलपी के थ्रू आप डायरेक्ट एसएलपी के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जा सकते हैं जब सारे रास्ते, सारी रेमेडीज बंद हो जाए तब। अब यहां पर सवाल पर आप आइए, सवाल देखिए क्या कह रहा है कि भारत के किसी भी अदालत न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी निर्णय आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने की सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। सही लिखा है। इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर दोनों चैलेंज हो सकता है, ये भी सही लिखा है। हाँ, ये अगर मान लीजिए कि कोई सशस्त्र बल है तो सशस्त्र बल के खिलाफ अनुमति देने के, सशस्त्र बल के खिलाफ नहीं जाते हैं, ये आर्टिकल 136 में ये चीज मेंशन है। तो इसमें सारा का सारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। ये आपका प्रस्ताव से रिलेटेड सवाल है, थैंक यू मोशन से रिलेटेड सवाल है। लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन्यवाद प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। किसी एक सदन में न पारित होने पर सरकार की हार होगी, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पेश किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट आ सकते हैं दोनों हाउस में थैंक यू मोशन पे, ठीक है। अगला लिखा हुआ, यह धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में संशोधित और पारित किया जाता है तो इसे फिर से सहमति के लिए लोकसभा में वापस भेजा जाता है। यानी एक जगह अगर अमेंड हो गया तो दूसरी जगह फिर से भेजा जाता है सहमति के लिए, यानी कंसेंट के लिए। थैंक यू मोशन से रिलेटेड है ना। तो देखिए एक बात समझिए, सबसे पहले तो प्रेसिडेंशियल एड्रेस की बात करें हम, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये क्या है भाई? तो वर्ष का जो पहला सत्र होता है, जिसे आप बजट सेशन कहते हैं, वर्ष का पहला सत्र और फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, आम चुनाव के बाद का पहला सत्र,
वर्ष का पहला सत्र आम चुनाव के बाद का पहला सत्र, ठीक है। वर्ष का पहला सत्र और आम चुनाव के बाद का पहला सत्र, ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर और फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन को राष्ट्रपति एड्रेस करता है, यानी इसको राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के द्वारा एड्रेस किया जाता है। इसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं, इसी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहते हैं। यहां पर राष्ट्रपति अपना भाषण नहीं देता, जो राष्ट्रपति स्पीच देता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा यानी मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार की जाती है। यहां राष्ट्रपति सरकार की नीतियों का बखान करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बखान करता है और राष्ट्रपति के द्वारा माई गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। माई गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार भाषण पढ़ा जाता है। अब जब सरकार की नीतियों का बखान राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति के इसी संबोधन पर थैंक यू कहने के लिए, ठीक है, कौन थैंक यू कहने जा रहा है ना, राष्ट्रपति के इसी संबोधन पर थैंक यू कहने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे थैंक यू मोशन के नाम से जानते हैं, जिसे आप धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से या मोशन ऑफ थैंक्स के नाम से जानते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति को थैंक यू कहने के लिए सरकार लेकर आ रही है और अगर ये लोकसभा में पारित हो गया तो ठीक है, नहीं पारित हुआ तो जाहिर सी बात है भाई कि सरकार को चलने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए। सरकार चलने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए। अगर लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है सरकार कहाँ चल पाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। संसदीय प्रणाली में अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। अगर मेजोरिटी गई तो सरकार गई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। मेजोरिटी गई तो सरकार गई। तो संसदीय प्रणाली में मेरे भाई बहुमत का सिद्धांत काम करता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी वर्क करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी संसदीय प्रणाली में। अगर सरकार बहुमत है तो सरकार है। और अगर लोकसभा में थैंक यू मोशन ना पास हुआ, लोकसभा में अगर धन्यवाद प्रस्ताव ना पास हुआ, थैंक यू मोशन अगर लोकसभा में ना पास हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि फिर विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। तो इसीलिए अगर ये लोकसभा में नहीं पास हुआ तो पूरी की पूरी सरकार की हार मानी जाती है, सरकार गिर सकती है अगर लोकसभा में नहीं पास हुआ तो। क्लियर? तो ये बात आप खैर समझ गए। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि धन्यवाद प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, किसी भी सदन में इसे पारित न करने का अर्थ सरकार की हार है। देखो किसी भी सदन नहीं, लोकसभा में पारित होना है। लोकसभा में अगर न पारित हुआ तब तो सरकार की हार है, लेकिन राज्यसभा में न पारित हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ता है। राज्यसभा में सरकार का बहुमत थोड़ी होता है। लोकसभा में अगर न पारित हुआ तब तो सरकार की हार मानी जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज्यसभा में न पारित हुआ तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो भाई धन्यवाद प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, किसी भी सदन में न पारित होने पर सरकार की हार है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक, पहली चीज। दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव में दोनों अमेंड कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों में संशोधन आ सकता है। अगला जो लिखा हुआ है जैसे लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने अमेंड किया, फिर इनसे सहमति नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इनसे सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां लिखा हुआ है क्या, धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में संशोधित और पारित किया जाता है तो इसे फिर से सहमति के लिए लोकसभा के पास भेजा जाता है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें भी केवल एक ही आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे इस सवाल को। हाँ, थोड़ा सा टफ था सवाल, थोड़ा जबरदस्त था। तो आजकल सवाल थोड़े जबरदस्त टाइप के हो रहे हैं। तो ये बड़े सवाल कराने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डराना वराना नहीं है भाई। ये मत सोचा करिए कि मैं बहुत बड़ा टोप हूँ, हैं बड़े सवाल करा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े सवाल कराने के पीछे का मेरा ऑब्जेक्टिव बस इतना होता है कि आपको वो सारी बातें बता सके, सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़। देखो सवालों के थ्रू आप चीज़ों को थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी से समझते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन है क्या इसमें कोई?
और क्यूरियोसिटी से समझते हैं। देखो तीसरा सामान्य जो होता है, तीसरे वाले स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखो एक बात समझिएगा कि जनरली इन जनरल वे में जब कोई विधेयक लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा गया और राज्यसभा ने उसको अमेंड किया, तो दोबारा फिर से लोकसभा में लाना है, ठीक है। लेकिन यहां धन्यवाद प्रस्ताव के केस में ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा गया, संशोधन हुआ तो फिर उसको सहमति के लिए भेजा जाए, नहीं, ठीक है। दोनों सदन अपनी इच्छा अनुसार प्रस्ताव को स्वतंत्र रूप से पारित करते हैं, दोबारा फिर से सहमति के लिए भेजा जाए ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए तीसरा गलत हुआ है, अगर तीसरे में कंफ्यूजन आपको हो रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। संसद में वित्तीय कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद में वित्तीय कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। क्या है देखते हैं जरा सा। पहला आपका लिखा हुआ है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल बट ऑल फाइनेंस बिल्स आर नॉट मनी बिल। दूसरा लिखा है कि फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, आर्टिकल 117 की बात हो रही है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद आर्टिकल 110 बट आल्सो अदर मैटर्स ऑफ द जनरल लेजिस्लेशन एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वित्त विधेयक श्रेणी वाला अनुच्छेद 110 से संबंधित प्रावधानों के साथ साथ अन्य सामान्य कानूनों के मामले भी इसमें शामिल होते हैं और इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। थर्ड आपका लिखा हुआ है कि वित्त विधेयक श्रेणी 2 में 110 में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं होता और गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक के माध्यम से दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है। और उनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो सवाल का जवाब दे पाएंगे, लेकिन सारी बातें मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूं इससे रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो, मनी बिल की यदि आप बात करें तो मनी बिल क्या होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का स्पीकर करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, धन विधेयक के जो मामले हैं वो आर्टिकल 110 में दिए गए हैं। तो धन विधेयक होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मैटर ऑफ 110 110 के मामले होने चाहिए और प्लस दूसरी शर्त सर्टिफाइड बाय स्पीकर। सर्टिफाइड बाय स्पीकर यानी स्पीकर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। 110 के मामले और 110 के मामले और अध्यक्ष के द्वारा यदि प्रमाणित है तो वो धन विधेयक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 110 के मामले इसमें शामिल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, धन विधेयक जो होता है आपका वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है ना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है और ओनली लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। 110 में इसके मैटर है, 109 में इसकी प्रक्रिया दी गई है, यानी पारित होने की प्रोसीजर 109 में दिया गया है मनी बिल से रिलेटेड, ठीक। अब यहां पर आप यदि बात करें कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में, तो देखो फाइनेंस बिल के प्रकार होते हैं। फाइनेंस बिल भारत देश में वित्त विधेयक के 3 टाइप हैं। वित्त विधेयक यानी ऐसे विधेयक जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हैं, वित्त विधेयक के 3 प्रकार भारत देश में होते हैं। सबसे पहला मनी बिल यानी धन विधेयक, ठीक है। दूसरा फाइनेंस बिल कैटेगरी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 1। तीसरा फाइनेंस बिल कैटेगरी 2, वित्त विधेयक श्रेणी 2, ठीक है। ये 3 प्रकार के फाइनेंस बिल है, एक मनी बिल, वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 2। तो एक बात बताइए कि क्या सारे के सारे मनी बिल फाइनेंस बिल होंगे? हाँ, क्योंकि मनी बिल फाइनेंस बिल का टाइप है। अगर आपसे कहा जाए कि सारे एप्पल फ्रूट हैं तो सारे एप्पल फ्रूट होंगे, क्योंकि एप्पल भी, लेकिन क्या सारे फ्रूट एप्पल होंगे? केला एप्पल होगा? नहीं होगा ना, है ना। हाँ, सारे सेब फल होंगे, लेकिन सारे फल सेब होंगे? नहीं होंगे। तो सारे के सारे मनी बिल फाइनेंस बिल हैं, क्योंकि फाइनेंस बिल का ये एक टाइप है मनी बिल। लेकिन जितने भी फाइनेंस बिल होते हैं सब मनी बिल होंगे? नहीं, पहली चीज। तो भाई मनी बिल के अलावा जो फाइनेंस बिल है उसमें कौन से मामले आते हैं, तो ये थोड़ा समझ लीजिए। यदि आप फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 की बात करें, वित्त विधेयक श्रेणी 1 की बात करें, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 जिसे आप कहते हैं वित्त विधेयक श्रेणी 1, वित्त विधेयक श्रेणी 1, तो इसमें 110 के मामले शामिल होते हैं, लेकिन 110 के मामलों के साथ अन्य मामले भी शामिल हो सकते हैं।
110 के मामलों के साथ साथ अन्य वित्तीय मामले या अन्य लेजिस्लेटिव मैटर्स भी शामिल किए जा सकते हैं। तो ये होता है वित्त विधेयक श्रेणी 1। अब 110 का मामला है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति की अनुमति भी चाहिए और केवल लोकसभा में आएगा ये। इसके बाद सारी प्रक्रिया साधारण विधेयक की तरह चलेगी, यानी इसमें संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं और साधारण विधेयक में वीटो यूज भी राष्ट्रपति कर सकता है। वहीं मनी बिल में आप देखते हैं तो मनी बिल में संसद की ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में 110 के मामले होते हैं, 110 के मामले के साथ अन्य मामले सम्मिलित होते हैं। ये केवल लोकसभा में आता है और फिर उसके बाद प्योर ऑर्डिनरी बिल के जैसे काम करेगा, वैसे ही पारित होगा। तो यानी इस पे ज्वाइंट सेटिंग बुलाया जा सकता है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 की यदि आप बात करें तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 वित्त विधेयक श्रेणी 2 में अन्य मामले होते हैं अदर देन 110। ठीक है, अन्य फाइनेंशियल मैटर होंगे, लेकिन 110 के मामले इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। अब 110 के मामले इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं तो ये किसी भी सदन में आ सकता है और ऑर्डिनरी बिल की तरह ही काम करता है, ऑर्डिनरी बिल की तरह ही चलता है। इस पे भी ज्वाइंट सेटिंग बुलाया जा सकता है, यानी इस पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां आइए जरा सा देखिए क्या लिखा है। पहला, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा, फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में 110 के मैटर प्लस अदर मैटर। ठीक, इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया नहीं। अगर 110 का मैटर लगा हुआ है तो यह सिर्फ लोकसभा में आएगा। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 सिर्फ लोकसभा में आता है। ठीक है, किसी भी सदन में नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही है आपका। इधर क्या लिखा है, वित्त विधेयक श्रेणी 2 फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 में आर्टिकल 110 में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं होता है। ठीक है, गतिरोध की स्थिति में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो फाइनेंस बिल कैटेगरी 1 में 110 के मामले नहीं, सॉरी कैटेगरी 2 की बात हो रही है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 2 में 110 के मैटर होंगे क्या? नहीं। अदर फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं, यस। अदर लेजिस्लेटिव मैटर हो सकते हैं, यस। ठीक है, तो 110 में उल्लिखित कोई भी मामला शामिल नहीं होता और गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक तंत्र के माध्यम से दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है। सही हो जाएगा। तो इसमें क्या सही होगा? 2 आपका क्या है इसमें सही है। ठीक है, सेकंड वाला इसलिए गलत हुआ क्योंकि लिखा हुआ था किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसलिए आपका सेकंड वाला गलत हुआ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला आपका है जनहित याचिका से संबंधित। लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। भारत देश में जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकस स्टैंडाई के पारंपरिक नियम को शिथिल करती है, जिससे किसी भी सार्वजनिक भावना वाले नागरिकों को उस व्यक्ति या वर्ग की ओर से अदालत जाने का रेमेडी मिलती है। यानी लोकस स्टैंडाई का जो सिद्धांत है उसको ये लिबरल बनाती है। कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी दूसरे के लिए अदालत जा सकता है ना, पहली बात। दूसरी बात लिखी हुई है कि केवल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है, 226 के तहत हाई कोर्ट में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। चलो भाई। तीसरा लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेकर भी पीआईएल कंसीडर कर सकता है, यानी पीआईएल स्वतः संज्ञान लेके टेलीग्राम समाचार पत्र पर भी पढ़ के ये शुरू कर सकता है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। बिना किसी औपचारिक याचिका के पत्र, टेलीग्राम, समाचार पत्रों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पीआईएल शुरू कर सकता है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा सही, कितने सही है, उपर्युक्त में से कितने सही है। बताएं। तो देखिए एक बात समझिए, बात यहां पर जनहित याचिका की हो रही है। ये क्या है वो समझो। जनहित याचिका का उदय कैसे हुआ, क्या है, समझाता हूं, फिर आते हैं हम लोग सवाल पर। तो एक सिद्धांत पहले कोर्ट में चलता था जिसे हम कहते हैं लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत। लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत ये कहता था कि वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जो पीड़ित है, वही व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है, वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जो क्या है, जो प्रभावित है, जो पीड़ित है, वही व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन
इससे क्या था कि इससे ऐसे लोग जो गरीब हैं, ऐसे लोग जो अवेयर नहीं हैं, ऐसे लोग जो जिनके पास संसाधन नहीं है, उनको भी न्याय नहीं मिल पा रहा था। और भाई अगर संसाधनों के अभाव की वजह से, गरीबी की वजह से किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो ये क्या है? ये तो इनजस्टिस है ना मेरे भाइयों, ये तो अन्याय है। तो एसपी गुप्ता केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिबरल बनाया और कहा कि दूसरा व्यक्ति भी दूसरे के लिए जा सकता है। और यहीं से पीआईएल की शुरुआत हुई। पीआईएल यानी जनहित याचिका, जनता के हित में अगर कोई है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं, जनता के हित में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, भले ही वह पीड़ित या प्रभावित ना हो, भले ही उसका लोकस न बन रहा हो। ठीक है। पीआईएल की शुरुआत हुई हमारे भारत देश में 1979 और 80 के दशक में पीआईएल की शुरुआत हुई। ठीक है। 1979-80 के दशक में पीआईएल की शुरुआत हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। पीएन भगवती साहब और जस्टिस अय्यर साहब का सबसे बड़ा योगदान रहा पीआईएल को लेकर। पीएन भगवती साहब का, जस्टिस अय्यर साहब का सबसे बड़ा योगदान जनहित याचिका को लेकर रहा। पीआईएल का फादर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? पीएन भगवती साहब को पीआईएल का जनक कहा जाता है, यानी पीएन भगवती साहब को फादर ऑफ पीआईएल कहा जाता है, पीआईएल का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ पीआईएल पीएन भगवती साहब को कहा जाता है। पीआईएल इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं फाइल होती है, बल्कि कलेक्टिव इंटरेस्ट में, जनहित में फाइल होती है। 32 से भी होती है, 226 से हाईकोर्ट में भी होती है। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट आपका कि लोकस स्टैंडाई के पारंपरिक नियम को शिथिल करती है, जिसे किसी भी सार्वजनिक भावना वाले नागरिक को उस व्यक्ति या वर्ग की ओर से अदालत जाने की अनुमति मिलती है। जी हाँ, है ना। अब इससे सोशल जस्टिस इंश्योर हुआ। मजदूर संगठनों ने मजदूरों के लिए याचिका दाखिल की, एनजीओज ने बंदियों के लिए याचिका दाखिल की, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने समाज में होने वाली दिक्कतों को लेकर याचिकाएं दाखिल की, जिससे कोर्ट एक्टिवेट हुई, जुडिशियल एक्टिविज्म आया, न्यायपालिका सक्रिय हुई और बहुत सारे ऐसे आदेश आए जिसने सोशल जस्टिस की दिशा में, न्याय की दिशा में बढ़िया योगदान दिया। तो पहला बिल्कुल आपका क्या है, सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि सिर्फ 32 के तहत नहीं, ऐसा नहीं है भैया, 226 के तहत भी हो सकता है। अगला, सुओ मोटो लेकर भी पीआईएल कंसीडर हो सकती है क्या? स्वतः संज्ञान लेके भी पीआईएल कंसीडर हो सकती है क्या? जी हाँ मेरे भाई, सुओ मोटो लेकर भी पीआईएल कंसीडर हो सकती है। तो इसमें भी कौन सा सही, फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312, है ना। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में, राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन को आवश्यक घोषित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव पारित करना होगा। यानी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए राज्यसभा को नेशनल इंटरेस्ट में, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है तो राज्यसभा को प्रेजेंट एंड नोटेड के 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करना होगा। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा है, एक बार जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है तो संसद के अधिनियम की आवश्यकता के बिना ऑल इंडिया सर्विसेज अपने आप बन जाती है। कहना है कि जैसे राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी ऑल इंडिया सर्विसेज बन जाएगी। अरे वाह। अगला लिखा है कि अखिल भारतीय सेवा बनाने वाले किसी भी कानून को प्रभावी करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। अच्छा सवाल है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो पहले सवाल को पढ़िए। इतना भी सरल सवाल नहीं है कि आप सवाल बिना पढ़े लगा ले जाएं। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़िए और फिर सोचिए। सबसे पहली बात तो ऑल इंडिया सर्विसेज की तरफ चलते हैं। देखिए, ऐसी सेवाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए हैं उन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज, जो अखिल भारतीय स्तर की होती हैं उन्हें हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी वन सेवा। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज यानी वन सेवा, ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज आपके समक्ष हैं। 3 अखिल भारतीय सेवाएं, 3 अखिल भारतीय सेवाएं आपके समक्ष है। इन तीनों के अलावा यदि कोई चौथी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है,
इन तीनों के अलावा अगर कोई चौथी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है तो राज्यसभा अपने यहां प्रस्ताव लाए। कौन? राज्यसभा अपने यहां प्रस्ताव लाए। ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 से उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 से पारित कर दे। राज्यसभा अपने यहां प्रस्ताव लाए, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे और पारित करके संसद को इस बात के लिए अधिकृत कर दे, यानी संसद को इस बात के लिए अथराइज कर दे कि न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण किया जा सकता है। पार्लियामेंट को इस बात के लिए अथराइज कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है वह, यानी संसद राज्यसभा नहीं कर रही है, राज्यसभा प्रस्ताव लाकर पार्लियामेंट को अथराइज कर रही है। राज्यसभा अपने यहां उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पास करेगी और पास करके पार्लियामेंट को इस बात के लिए अथराइज करेगी। तो अगर राज्यसभा अथराइज कर देगी तो संसद यानी पार्लियामेंट बाई लॉ, संसद कानून बनाकर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। तो यहां देखो क्या लिखा है, राज्यसभा अगर राष्ट्रीय हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन को आवश्यक घोषित करने के लिए उपस्थित मतदान करने वाले के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे तो नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन हो सकता है संसद द्वारा। यस, तो पहला ठीक हो जाएगा। दूसरा, राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद के अधिनियम की आवश्यकता के बिना, ना भैया, राज्यसभा पार्लियामेंट को अथराइज कर रही है, राज्यसभा संसद को शक्ति दे रही है, तो बिना संसदीय अधिनियम के ऐसा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्या इसके लिए कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की? नहीं, एक सामान्य कानून बनाना है संसद को, संविधान संशोधन की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक सिंपल लॉ, एक सामान्य कानून बनाना है। ठीक है मेरे भाइयों, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको रिसेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ साथ मेरे से जुड़ के आप कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है रिप्लाई लेट में मिले, लेकिन आप कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी IQ का टेलीग्राम चैनल है, अपडेट्स के लिए इस पर जुड़ जाइए। यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, इस समय मेरे भाइयों, इस समय हमारे यहां सफलता सेल चल रही है जिसमें आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, 70% का डिस्काउंट। ठीक, कैसे अवेल कर सकते हैं आप? ये अगर कोड लगाएंगे VL Live, ये कोड लगाएंगे तो आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करिए 9289996923 और मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी। इस नंबर पर कॉल करिए, मेरा नाम बताइए, आपको बैचेस की पूरी जानकारी मिलेगी। मेरा नाम बताएंगे तो आपको पूरी काउंसलिंग भी दी जाएगी, आपको सलाह भी दी जाएगी कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ सारे बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में है। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है। आरंभ में आपको प्री मेंस इंटरव्यू दोनों की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, प्री मेंस के लिए पूरा का पूरा कंटेंट आपको 1100+ घंटे की लाइव क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री दिया जाता है, 4 साल की वैलिडिटी दी जाती है, करंट अफेयर की मैगजीन दी जाती है, सही दिशा के लिए मेंटोरशिप दी जाती है। ठीक है, किताबें आपके घर जाती हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि किताबों के कुछ नहीं होता है, किताबें रिवीजन के लिए आपके घर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 बैचेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा मिलता है रिकॉर्डेड, ठीक है, एक प्री बैच एक्स्ट्रा मिलता है रिकॉर्डेड, एक मेंस आंसर राइटिंग का रिकॉर्डेड बैच मिलता है, एक आपको NCERT का रिकॉर्डेड बैच मिलता है और एक आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रिकॉर्डेड बैच मिलता है। यानी 5 बैचेज भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो पूरा पूरा पैसा वापस हो जाएगा आपका। अगर आप प्री पास कर ले जाते हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट जो भी फीस आपने दी है वो पूरा आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, तो इस आरंभ में यदि आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। खुद से यदि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस तरह से आप चले जाइए studyIQ.com पर।
गूगल पे जाइए, स्टडी IQ लिखिए, www.studyIQ.com आ गया, ठीक है। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट PCS में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए। उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे तो सारे बैचेज आपको इसमें दिखेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए, बैचेज के बारे में पढ़िए। आरंभ में 2 तरह का बैच है, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में सिर्फ सिलेबस पढ़ने को मिलता है, प्लेटिनम में सारा का सारा कंप्लीट सारगर्भित अप्रोच के साथ आपको तैयारी मिलती है। तो जो आपको उपयुक्त लगे उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।